नमस्कार। आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत गत तासिका में हमने कमला नामक संस्मरण विधा से संबंधित रचना का आरंभ किया था। पद्मा सचदेव द्वारा लिखित कमला इस संस्मरण पर चर्चा करते समय हमने इस बात का उल्लेख किया था कि इस पूरी रचना में एक कमला नामक महिला जो लेखिका पद्मा सचदेव के घर सेविका के रूप में कार्यरत थी को केंद्र में रखकर इस रचना का कथानक बुना गया है। इस संस्मरण में आरंभ से लेकर अंत तक कमला के जीवन संघर्ष का ही चित्रण मिलता है। लगभग 10 वर्षों से भी अधिक का समय कमला ने लेखिका के घर कार्य करते हुए बिताया था। इस बीच कमला के साथ लेखिका के आत्मीय संबंध एवं कमला के जीवन को अधिक निकटता से देखने के पश्चात अपने विभिन्न अनुभवों को पद्मा सचदेव ने इस संस्मरण में अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस संस्मरण की कथा को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एक महिला लेखिका के घर काम मांगने के लिए आई और लेखिका ने उसे काम दे भी दिया। तभी से वह लेखिका के घर झाड़ू कटका और कपड़े धोने का काम करने लगी। शुरू में लेखिका ने कमला के चेहरों पर, उसके शरीर पर अनेक ऐसे निशान देखे जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि यह मार के निशान हैं। किंतु शुरू में पूछने पर कमला ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। लेकिन लेखिका लिखती है कि जैसे ही आत्मीयता बढ़ने लगी वैसे वैसे पता चला कि उसका पति उसको पीटता है। फिर कमला के बचपन, उसके परिवार, उसके माता पिता, उसका वैवाहिक जीवन, उसके पुत्र के विषय में आदि सभी प्रसंग इस संस्मरण में लेखिका ने चित्रित किए हैं। एक छोटे से गांव से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली तक आ पहुंचने का सफ़र इस संस्मरण में कमला का दिखाई देता है। गत तासिका में हमने ऐसे अनेक प्रसंग पढ़े हैं जिनके माध्यम से कमला के व्यक्तिगत जीवन को देखा परखा जा सकता है। कमला एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। वह संघर्षशील है, अपने सुख और दुख दोनों के साथ वह जीवन में आगे की ओर बढ़ने की आकांक्षी है। अपने पिता के विषय में बात करती है, परिवार के विषय में बात करती है, विवाह के विषय में बात करती है, पुत्र के विषय में बात करती है। इन सभी अनुभवों को लेखिका ने बड़े ही करीब से महसूस किया है। कमला वह स्त्री है जो विभिन्न समस्याओं से जूझने के बावजूद भी जीवन की उन समस्त घटनाओं का उल्लेख करती है जिसमें सुख और दुख दोनों शामिल है। अपने विवाह के विषय में भी लेखिका से वह कहती है कि माँ की एक दूर की मौसी जो उसे कलकत्ता से दिल्ली लेकर आई थी, उसी ने उसका विवाह भी करवा दिया था। और विवाह जैसा कुछ नहीं था, बल्कि नानी ने अर्थात माँ की मौसी ने एक दिन कहा कि आज तुम्हारी शादी है, और बस इस प्रकार से कालका जी की मंदिर में शादी हो गई। कमला कहती है कि मेरे बाबा और ससुर दोनों ने कहा कि ऐसे कैसे विवाह हो गया। विवाह के पश्चात गोविंदपुरी में एक झुग्गी किराए पर लेकर हम दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहने लगे। अपने पारिवारिक जीवन के विषय में बताती हुई कमला लेखिका से कहती है कि मैं काम पर जाती थी और मेरा पति भी कुछ काम कर लिया करता था, जो पैसा वह कमाता मुझे देता। जब मेरा बेटा हुआ
तो पति ने मिठाई भी बांटी और वह अत्यधिक खुश भी हुआ। इस प्रकार से वैवाहिक जीवन का आरंभ तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन पश्चात धीरे धीरे पति को दारू पीने की लत लग गई और इसी बीच उसने दूसरा विवाह भी कर लिया। अब कमला के सामने एक अन्य चुनौती थी पति के दूसरे पत्नी की। बावजूद इसके पति से लड़ती झगड़ती हुई वह अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। लेखिका लिखती है कि एक बार मैंने कमला के सामने पुलिस की बात की और कहा कि पुलिस में अपनी किरण बेदी है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन कमला कहती है कि पुलिस का नाम मेरे सामने मत लेना आंटी, क्योंकि पुलिस ही सब कुछ खराब करती है। क्योंकि जब कभी पति लड़ाई झगड़े पर उतर आता तो कमला पुलिस को बुला लेती, पुलिस भी आती और कमला के आदमी से 100 या 50 रुपए लेकर चली जाती और इस प्रकार से उसका आदमी पुनः उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता। किंतु लेखिका कहती है कि मैंने एक बार किरण बेदी से कहा कि किरण जी, मेरी कमला पति से अधिक त्रस्त है। तो उन्होंने मुझे अपना टेलीफोन नंबर देकर कहा कि पद्मा जी, मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक करवा दूंगी। इस बात का जिक्र मैंने कमला से किया कि कमला, किरण बेदी पुलिस में सबसे बड़ी अफसर है, वह तेरा काम कर देगी, पर तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कमला ने विफर कर कहा कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा आदमी कितना दुबला पतला है, उसे पुलिस मारेगी तो वह मर जाएगा। इस पर लेखिका कहती है कि मैंने पुनः कमला से प्रश्न किया कि जो व्यक्ति तेरे ऊपर इतना जुल्म करता है, रोज़ हल्ला करके तुम्हें मारता भी है और तुम्हारे पैसे भी ले जाता है, यदि उसे मार पड़ भी जाए तो क्या होगा? कमला बोली कि अरे, आपको केवल पुलिस ही दिखाई देती है। इस पर लेखिका कहती है कि मैंने कहा किरण बेदी का नाम सुना है, वह सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन फिर भी कमला एक न मानी और उसने कहा कि मैं पुलिस केस नहीं चाहती। और इस प्रकार से कमला की जिंदगी पुनः उसी ढर्रे पर चलने लगी, अर्थात नित्य नवीन समस्याओं के बीच कमला का जीवन फिर से चल पड़ा। आगे एक प्रसंग में लेखिका लिखती है कि पुत्र कांड भी कम दिलचस्प नहीं है। कमला का जो पुत्र है हमेशा फर्स्ट क्लास आता रहा। कमला का कहना था कि उसे वजीफ़ा भी मिलता है। वजीफ़ा अर्थात स्कॉलरशिप, जो उसका दादा ही रख लेता है, और जो पैसे मैं उसे भेजती हूँ उससे वह ट्यूशन पर जाता है। अब 11वीं कक्षा में पुत्र है, लेकिन उसे भी किसी युवती से प्रेम हो गया है। पुत्र के साथ साथ ससुर का भी उल्लेख यहाँ पर कमला करती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इन सभी घटनाओं के माध्यम से, इन सभी प्रसंगों के माध्यम से कमला के व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही करीब से देखा जा सकता है। इसी बीच कमला को पता चलता है कि उसके बाबा बहुत बीमार चल रहे हैं। वह हमेशा अपने बाबा के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन कभी काम और कभी पैसों की तंगी या कमी उसे अपने पिता के पास जाने से रोक लेती, और इसी बीच उसके पिता का देहांत भी हो जाता है। लेखिका लिखती है कि मैं कई बार कमला के साथ उस दफ्तर में भी गई, जो दफ्तर मुसीबत ज़दा औरतों के लिए मुफ्त में काम करने वाली संस्था है। मुसीबत ज़दा अर्थात ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं, जहाँ पर औरतें ही औरतें हैं। इस संस्था में बड़ी वकील भी महिला है। यकीन मानिए, बरसों कमला वहाँ जाती रही है पर कुछ नहीं हुआ।
वकील और संस्था का पता मुझे मेरी मित्र मधु किश्वर ने दिया था। कमला के प्रति स्नेह का, कमला के प्रति आत्मीयता का भाव लेखिका के मन में है। इसीलिए कमला पर होने वाले अत्याचार का विरोध करने के लिए लेखिका स्वयं अपनी ओर से भी प्रतिबद्ध है। और इसी दृष्टि से लेखिका कहती है कि मैंने अपनी मित्र मधु किश्वर से इस विषय में बात की और उसने मुझे उस संस्था का पता दिया जो स्त्रियों के लिए कार्य किया करती है। इस वकील ने कहा, जो वकील इस संस्था के माध्यम से कमला को दिया गया था, कि साल भर के अंदर अंदर डाइवोर्स करवा देगा, लेकिन अब तारीख पर तारीख पड़ रही है। यहाँ पर लेखिका लिखती है कि क्या एक औरत की ज़िंदगी तारीखों का ही इंतज़ार करती रहे? क्या वकील या पुलिस वाले किसी भी बेकसूर आदमी के उन दिनों को लौटा सकते हैं जो अदालतों के चक्कर में ख़त्म हो जाते हैं? इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। हज़ारों दर्दमंद यह सोचते हुए मर गए और हज़ारों मर जाएंगे। कमला के माध्यम से यहाँ पर लेखिका ने उस वास्तविकता का चित्रण किया है जिस वास्तविकता को हम वर्तमान समय में भी अपने आसपास सहजता से देख सकते हैं। अनेक महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं। उन महिलाओं को कहाँ तक न्याय मिल सकता है या न्याय मिला है, इस बात की ओर भी यहाँ लेखिका कमला के माध्यम से संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। आगे पुनः लेखिका लिखती है कि एक दिन मैंने कमला से कहा कि एक बार डाइवोर्स हो जाने दे, फिर तुम अपने पति को घर की चाबी मत देना। इस पर कमला ने उत्तर दिया कि आपको कुछ पता नहीं है, एक बार मेरे हाथ में कोर्ट का कागज़ आ जाएगा तो मैं उसकी कॉपी करके पति को दे दूंगी और असली कागज़ आपके पास रखवा दूंगी। यहाँ पर क्षण प्रतिक्षण कमला की मानसिकता उभर कर सामने आ रही है। कमला एक ऐसी मध्यम वर्गीय स्त्री है जो अपने पति के विरोध में नहीं जाना चाहती। इस पर लेखिका कहती है कि डाइवोर्स के बाद यह अगर तुम्हारे पास रहेगा तो डाइवोर्स माना नहीं जाएगा, इसको घर में घुसने नहीं देना। इस पर कमला उत्तर देती है कि यह मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे लड़के का यह पिता है, अगर झगड़ा मारा मारी करेगा तो पुलिस को कागज़ दिखा दूंगी, इसको पुलिस निकाल देगी। लेखिका लिखती है कि कमला के इस प्रश्न पर मैंने उत्तर दिया कि कमला, जब यह तेरे पास ही रहेगा तो डाइवोर्स कैसा? कमला कहने लगी कि नहीं नहीं, इतनी गर्मी में कहाँ जाएगा, यहाँ रात भर कूलर की हवा खाता है, सर्दी में रज़ाई में सोता है। कमला का यह उत्तर सुनकर लेखिका कहती है कि अगर यह तेरे साथ रहा तो अदालत भी डाइवोर्स नहीं मानेगी। अंत में कमला का यह कहना कि जाओ जाओ, आपको कुछ पता नहीं है, एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, फिर यह डर कर रहेगा, आप तो कुछ समझती ही नहीं। और अंत में लेखिका लिखती है कि और मैं समझ गई कि मुझे समझ नहीं है। यहाँ पर कमला नामक संस्मरण समाप्त होता है। इस संस्मरण में लेखिका ने कमला के बचपन, परिवार, वैवाहिक जीवन आदि सभी का चित्रण विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। ऐसी कमला जिसके साथ लेखिका ने कई वर्ष बिताए हैं। कमला के जीवन को लेखिका ने बहुत ही करीब से देखा है। उसके जीवन की समस्या को केवल देखा नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी किया है। ऐसी कमला के जीवन को केंद्र में रखकर लेखिका यह संस्मरण लिखती है। हमने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि संस्मरण अर्थात कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो लेखक के मन पर, उसके मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है और उससे प्रभावित होकर कोई रचनाकार यदि कुछ लिखता है तब वह विधा संस्मरण के अंतर्गत आती है। कमला इस संस्मरण में भी लेखिका ने अपने घर में कार्यरत एक सेविका जिसका नाम है कमला के जीवन की विभिन्न घटनाओं का
उसके व्यक्तित्व का, उसके जीवन की विभिन्न अनुभूतियों का, फिर भी जीवन में आगे की ओर बढ़ने की उसकी प्रबल इच्छा का चित्रण किया है। अगली तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट अगली रचना शिरीष के फूल का अध्ययन करेंगे। शिरीष के फूल यह रचना निबंध विधा से संबंधित है और इसके रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद।